प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 8 में। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में और अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी सभी लोग अपने अपने मित्रों को, दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए। और आज से आप लोग के शुरू हो गए हैं 12 के क्लासेज। आज से आपकी जो भी 12 की क्लासेज है वो रेगुलर बेस पे जाएंगी, यानी कि सीयूटी का पेपर चूंकि आने वाला है, 15 तारीख से पेपर है उन लोगों का, तो सीयूटी के सारी क्लासेज अब बंद हो जाएंगी और अब आप लोग की जो भी रेगुलर क्लास है वो 11, 12 और 10th की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, भूगोल के इस सीरीज में आप लोग का स्वागत है। मानव भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने छठे चैप्टर को एक बार पूरी तरह से थ्योरी देख लिया था। अब हम आज देख रहे हैं शॉर्ट रिविजन और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे टेस्ट। जैसा कि आप लोग को पता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्वितीय क्रियाएं 12वीं क्लास की, यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास की। आप देख सकते हैं 12वीं क्लास की द्वितीय क्रियाएं। आज है इसका टेस्ट और रिवीजन। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं भूगोल जो है अध्याय 6 और इसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। आज हम लोग इसके देख रहे हैं रिवीजन और एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट लगभग 20 क्वेश्चन का होगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए पहले हम इस अध्याय का रिवीजन कर लें और फिर उसी के आधार पर हम लोग देंगे टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए। सभी लोगों से आग्रह है कि अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक जरूर किया कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं लाइक कर दिया कीजिए। कुछ न कुछ कमेंट कीजिए कि कैसा लगा क्लास, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो छूट गया, जरूर बताया कीजिए अपने कमेंट के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को जो है आपके द्वितीय क्रियाओं पर आधारित। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं भूगोल, मानव भूगोल, जिसका अध्याय 6 जो है द्वितीय क्रिया के रूप में। और इस चैप्टर का हम लोग क्या करें, पुनरावृत्ति नोट्स यानी शार्ट नोट। ठीक है, शार्ट नोट, ये शार्ट नोट है, यानी कि आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके माइंड में पूरे चैप्टर का एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बातें क्या क्या है इस चैप्टर में आपके माइंड में रहेंगी। और लास्ट में मैं आप लोग को एक माइंड मैप भी दे दूंगा इस चैप्टर में, यानी कि इस शॉर्ट रिवीजन में, जिससे आपको 10 से 12 पॉइंट या 20 पॉइंट में आप पूरे इस चैप्टर को समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को, शॉर्ट रिवीजन को। द्वितीय क्रियाएं, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, ये विनिर्माण उद्योग है, यानी कि यहाँ पे हम जो कच्चे माल हैं या जो प्राथमिक वस्तुएं हैं या प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा प्राप्त चीजों को हम लोग परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं। किसके द्वारा? अपने हाथों द्वारा या मशीनों के द्वारा। ठीक है, जब हम उसे मूल्यवान वस्तु बना देते हैं तो वही द्वितीय क्रिया में आती है। ठीक है, अब देखो जी, अगर हम देखें द्वितीय क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें या जिनसे हम प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों को अपने गुण एवं तकनीकी से दूसरे रूप में बदल देते हैं। यानी हमारे अंदर मान लीजिए कि कुछ बनाने की क्षमता है किसी वस्तु से, प्रकृति में वो पाया जा रहा है, तो हमने उसको लाया और प्रकृति में उस चीज को जैसे दिया था उसको हमने लिया और ले करके हम उसे अपने आधार पे, यानी अपने गुणों के आधार पे, अपने मेहनत के आधार पे उसके स्वरूप को बदल दिया और वह अन्य वस्तु में परिवर्तित हो गया जो हमारे लिए उपयोगी है। तो वो क्या हो गया, द्वितीय क्रिया में आ जाता है। जैसे देखिए, उसे अधिक मूल्यवान बना देते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। सबको पता है कि गन्ने में क्या होते हैं, चीनी के गुण, यानी कि उसमें जो रस होते हैं उसी से बनता है चीनी। ठीक है, तो गन्ना, आप कई लोग होते हैं ना कच्चा गन्ना चीपते हैं, तो जब हम लोग कच्चा गन्ना लेते हैं उसको काट के खाते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, रस आते हैं, वो भी मीठा होता है। लेकिन उसको मशीनों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा जब चीनी बना दिया जाता है तो वही सोचिए कि हमारे घरेलू उपयोग में आता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जब भी हम प्राकृतिक चीजों को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं अपने कौशल के द्वारा, मशीनों के द्वारा, हाथों के द्वारा, तो इससे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनिर्माण प्रक्रियाएं आती हैं। विनिर्माण मतलब जिनको एक से दूसरे में परिवर्तित की जा रही है, जिससे हम हाथों से या मशीनों से सहायता से किसी वस्तु में उत्पादित करते हैं। कोई भी उत्पादन आप करेंगे, देखिए उत्पादन करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो अपने हाथ से कीजिए या तो मशीनों के द्वारा कीजिए। इनके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं होगा कि आप किस प्रकार से उत्पादन करें। जैसे अभी आप आगे उद्योग पढ़ेंगे
तो उद्योगों में आपको बताया जाएगा कि कई प्रकार से उद्योगों को बांटा गया है, उनके आकार के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, ठीक है, कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये किस रूप में होती हैं, कुछ मशीनों से, कुछ यंत्रों के, कुछ आप देखेंगे कि मनुष्य अपने आधार पे करता है, ठीक है। तो चलिए इतनी चीजें समझ में आई। द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है कि हम प्राकृतिक चीजों का लेकर के उनका स्वरूप अपने गुणों के आधार पर परिवर्तित करते हैं या उनको अपने उपयोगी या मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। और ये परिवर्तन का कार्य या तो मशीनों से होगा या तो किससे होगा, या तो हमारे हाथों के द्वारा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब चलो अब बढ़ते हैं आगे, नोट्स देखते हैं जो पॉइंट वाइज है हमारे पास। थोड़ा सा हमें देखना होगा यहाँ पे आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषता। अगर हम देखिए आज के आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषता, तो क्या क्या विशेषताएं हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। देखिए, कारीगर की विशिष्ट कौशल से युक्त होना चाहिए। आज हमें देखिए किसी भी चीज का निर्माण करना हो, अच्छा चीज बनाना हो, तो हम खोजते हैं ना अच्छे कारीगर मिल जाते हैं। मान लो आपके घर पे लकड़ी के फर्नीचर के सामान ही बनाने हो, तो आप सोचते हैं कि अरे कोई अच्छा मिस्त्री मिले तो हम बनवाएं, पता चले किसी ऐसे को बुला लिए जिसे खुद ना आता हो, तो वो जो भी बनाएगा वो क्या होगा, डैमेज चीजें होंगी, हाँ ठीक ना, वो गड़बड़ हो सकती हैं। अगला, उद्योगों को पूर्ण रूप से यांत्रिकरण एवं कंप्यूटर युक्त होना। जो भी उद्योग हैं, अब आप देख रहे हैं समय के साथ साथ ज्यादातर चीजें कैसी होती जा रही हैं, मशीनों द्वारा निर्मित होती जा रही हैं। सब मशीनों द्वारा कार्य हो रहे हैं, सब मशीनों से स्वरूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये आज का स्वरूप है हमारा, यानी आज हम देख रहे हैं कि मशीनों के रूप में सारी चीजें परिवर्तित होती चली जा रही हैं, है कि नहीं, है ना। एक संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। एक कैसा ढांचा होना चाहिए कि आप देखें, सॉरी, उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना चाहिए। यानी कि कोई भी आप उद्योग खोल रहे हैं, कोई भी आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो पहला चीज क्या होना चाहिए, पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण को नुकसान करने वाला ना हो। यानी जो भी उद्योग हो, पहली चीज उन उद्योगों में अच्छे लोग काम करें जो उस कार्य को करने में सक्षम हैं, कुशल हैं। दूसरे, मशीनों से, कंप्यूटरों से अब ज्यादा से ज्यादा काम होना है, क्योंकि अब वो समय गया कि हम एक दो आदमी मिलकर के कोई काम करेंगे। इसमें वस्तुओं के निर्माण में समय ज्यादा लगता था और पूंजी ज्यादा लगती थी। मशीनों के आ जाने से समय की बचत होती है और पूंजी कम लगता है और वस्तु का निर्माण ज्यादा होता है। उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना, यानी कि वहां पे जो इन्वायरमेंट है वहां का, वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। जो भी प्रदूषण हो रहा है, गंदगी न फैले, हर चीज का ध्यान देना चाहिए। एक संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, यानी कि जो भी आप संस्था चला रहे हो, उस संस्था में हर चीज का अपना अपना एक दायरा होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। उसमें सभी के कार्य सीमित होने चाहिए कि हाँ ये यही काम करेंगे, ये इस काम के लिए, ताकि उसको अच्छे से हम किस रूप में ले चल सकें, यानी कि उसका व्यवस्था अच्छे से हम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से लेकर के आगे बढ़ सकें। तो ये विनिर्माण उद्योग की कुछ विशेषताएं, अगर ये चीजें हम करते हैं तो हमारा जो विनिर्माण उद्योग होगा, जो भी हमारे औद्योगिक कार्यक्रम है, बहुत अच्छे से चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, उद्योगों के वर्गीकरण के आधार, उद्योगों को किस किस प्रकार से बांटा गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। देखिए, आकार के आधार पे अगर बात करें, हम अलग पेन से मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, हाँ जी, देखिए, आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, अंतिम उत्पाद के आधार पे, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे, बड़े परंपरागत वाले औद्योगिक प्रदेश सोने आकर्षक वातावरण एवं अन्य कमियों के कारण परिवर्तन के दौर में हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में उन्नत वैज्ञानिक शोध एवं इंजीनियरिंग की कौशल की आवश्यकता होती है। उन उद्योगों के आसपास वातावरण साफ सुथरे एवं कार्मिकों के लिए सुविधाओं युक्त होते हैं। आजकल के जो अच्छे अच्छे फैक्ट्री है ना, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल की फैसिलिटी, उनकी हेल्थ चेकअप होती है रेगुलरली, खाने पीने का ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, हाइजीन का ध्यान दिया जाता है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो वर्गीकरण किस रूप में हुआ, आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, और फिर से स्वामित्व के आधार पे, और उत्पाद जो हम ले रहे हैं, अंतिम उत्पाद, उसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। आगे मैं आप लोगों को अभी ग्राफ दिखाऊंगा, मतलब कि जो माइंड मैप दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कैसे कैसे हम लोग इनका वर्गीकरण करते हैं। वैसे मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखो जी, अब यहाँ से हम पॉइंट वाइज पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे, पुनरावृत्ति नोट से, कैसा पॉइंट वाइज, ठीक है। ये आप पॉइंट वाइज आप इसे पूरे चैप्टर को देख सकते हैं, 10 से 12 लाइनों में ये सिमट जाएंगे।
और पूरे चैप्टर की मुख्य मुख्य बातें आप याद कर लेंगे अगर 10 से 12 लाइनों में चाहेंगे तो भी। पहला पहला पॉइंट देखिए क्या है, प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपने कौशल ज्ञान या श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो उसे हम लोग किसमें कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में। मनुष्य क्या है, गया बाजार खेत में, कुछ फरा हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई आम ही ले लो, इस समय आम का सीजन है, बहुत ज्यादा है, कच्चा आम मैंने पेड़ से तोड़ा, प्राकृतिक चीज है, उसको काटा पीटा, उसका अचार बनाया और मार्केट में ले जाके अच्छे दामों में बेच रहा हूँ, ठीक है ना, श्रम लगा मेरा, श्रम लगा ना, और उसे मैं ले जाकर के बेच रहा हूँ, ये द्वितीय क्रियाएं हो गई। कैसे, अब उससे हम लाभ कमा रहे हैं ना, ठीक है। अगला देखिए दूसरा, द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित हैं। विनिर्माण हाथ से, यहाँ देखिए हाथ इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, हाथ से या मशीनों से हो सकता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हाथ होगा, ठीक है ना, ठीक है भैया। देखो द्वितीय क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है, या तो हाथ से या तो मशीनों से, ठीक है। हम जो भी चीजें कर रहे हैं या तो हाथ से करेंगे या तो मशीनों के द्वारा करेंगे, लेकिन यूज तो हमारा होगा ना, मशीन भी हम ही इंसान ही चलाते हैं, ऐसा तो नहीं मशीन हमें चलाते हैं ना। अगला पॉइंट देखिए, औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में उद्योगों में कुशल श्रमिकों की अधिकता होती थी। पुराने समय में जब इंडस्ट्रीज खोले जाते थे तो बहुत दूर दूर से, अच्छा देखो जो राजा महाराजा होते थे, बादशाह लोग होते थे, ये कहते थे ना कि जो इस क्षेत्र का अच्छा जानकार हो, कला का अच्छा हो, वास्तुकला का अच्छा हो, या जो भी हो उसी को बुलाओ, वही हमारे यहाँ निर्माण करेगा। क्यों दूर दूर से क्यों बुलाए जाते थे, ताकि उनका महत्व होता था, उनके कार्यों में क्या होती थी, जो उनकी कुशलता थी वो नजर आती थी। लेकिन अगर हम ऐसे अजनबी को बुला लें जिसको उसके बारे में ज्ञान ना, उससे बनवाए तो क्या होगा, अलग रूप में हो सकता है ना। चलिए, औद्योगिकी क्षेत्र का वातावरण आकर्षक नहीं होता था उस समय, बहुत ज्यादा, जहां जो हमारे इंडस्ट्री होते थे वहां का हम कह लें कि पर्यावरण या वहां के आसपास के क्षेत्र बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, बस किसी भी तरह कार्य किए जाते थे, इससे मतलब रहता था। आज तो आपको सोचिए इतनी फैसिलिटी मिलती है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है। प्रदूषण की भारी समस्या होती थी, ठीक है ना, पहले इतना ध्यान कोई नहीं देता था, इसलिए प्रदूषण की समस्या भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगला पॉइंट देखिए, आधुनिक समय में उद्योग अधिक संगठित है, अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा होता है, कुशल श्रमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग अधिक होते हैं, वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित करने की कोशिश होती है। आज के समय में देखिए, ये आधुनिक की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, आधुनिक समय में आज का जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, आप चले जाइए वहां, पहली चीजें तो आपकी टाइमिंग फिक्स होती है कि आप इतने से इतने देर करोगे, ठीक है, पंच मशीन लगे होते हैं, डे की अलग शिफ्ट, नाइट की अलग शिफ्ट, सबकी अलग अलग शिफ्ट होती है। वहां पे आपकी पूरे मतलब हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आपके लिए लंच की व्यवस्था की जाती है, यानी हर व्यवस्था है। जो अच्छी अच्छी औद्योगिक क्षेत्र है उनकी बात कर रहा हूँ। जो वहाँ का वातावरण है उसको साफ सुथरा रखा जाता है कि बीमारियां ना फैले, हाइजीन यानी कि हम कह लें कि साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि आपको एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मिलती हैं। वातावरण साफ रहेगा, वहाँ प्रशासनिक यानी कि वहाँ के अपने एक नियम कानून होते हैं उस क्षेत्र को संचालित करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखो जी, पांचवा पॉइंट, पॉइंट्स वाइज है ताकि आप अच्छे से याद कर सकें कम समय में। अगर इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर एक आइडिया लग जाएगा। उद्योग कहाँ अधिक होने हैं और कहाँ कम, याद रखिएगा कहाँ अधिक कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक आर्थिक कारक होते हैं। अच्छा देखो, जब मैंने आप लोगों को क्लास बताया था उसी में बताया था, जब भी हम कहीं उद्योग लगाते हैं तो पहली चीजें हम वहां पे देखेंगे क्या, कि सबसे पहला जलवायु वहां का कैसा है, ठीक है, दूसरा ऊर्जा, तीसरा परिवहन, फिर हम देखेंगे कि जो उस क्षेत्र में लोग हैं, श्रम शक्ति है कि नहीं, ठीक है, बिजली पानी, लोगों के लिए सारे साधन, जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता आसपास में हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देख करके ही हम कहीं भी उद्योग स्थापित करते हैं, ठीक है। पता चले आप गर्म वाली चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं, जाकर के ठंडे जगह पे बस गए, कैसे करेंगे। आपको उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगानी है और जो कच्चा माल है वो मिलेगा केरल में,
तो केरल से पहले उत्तर प्रदेश लाने में ही उसकी खर्चे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जहां पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, क्योंकि भौगोलिक कारक में क्या होते हैं देखिए, यानी कि वहां की जलवायु कैसी है। सबसे पहला, जलवायु अगर आपको वहां पे मिल गई, ठीक है, वहां का जो क्षेत्र है वो कैसा है, जल की उपलब्धता है कि नहीं, कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं, ये क्या कहते हैं, परिवहन की सुविधा है कि नहीं, शक्ति का वहां पे क्या प्रभाव है, ठीक है, और सबसे ज्यादा लेबर श्रम का, ठीक है ना, कुशल लोग हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगला पॉइंट्स देखिए, उद्योगों को उनके बड़े या छोटे आकार, उनके उत्पादन एवं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब जो भी उद्योग हम खोलते हैं, मैंने शुरू शुरू में आप लोगों को 3 बताए थे, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े या हम लोग बृहद उद्योग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कुटीर उद्योग क्या होता है, जो हम अपने घरों में परिवार के लोग ही करते हैं, घर में ही चीजें बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था, छोटी छोटी चाय की टपरी या छोटे चाय समोसे की दुकान देख लीजिए, घर में लोग खोल देते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े आकार के, इनसे बड़े जो होते हैं, छोटे आकार के उद्योग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आप कहीं गोडाउन बना रहे हैं, आप कहीं घर से बाहर और घर वालों के अलावा कुछ श्रम शक्ति यानी मजदूरों की, लेबर की भी जरूरत पड़ती है, उनको लेकर के हम लोग जब उद्योग चलाते हैं, तो होता है हमारा छोटे आकार के। बृहद आकार के यानी कि बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है, संपत्ति लगेगी, एक क्षेत्र होगा पूरा, ठीक है ना, वहां बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे, मशीनों को लाना पड़ेगा, मतलब ऐसे बड़े क्षेत्रों को हम लोग 3 वर्गों में उद्योगों को बांटे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, एक होते हैं कि जैसे देखिए, ये सारे बंटवारे अभी मैं आपको आगे मैप के द्वारा समझा दूंगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए, बस जो बताते चल रहा हूं इनको समझिए। 3 प्रकार से आपने देख लिया, आगे देखिए। अगला, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिकतम निर्माण क्रिया है। उच्च औद्योगिक प्रौद्योग जो है आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें काफी कम में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और रोबोट्स एवं कंप्यूटर की सहायता से कार्य किए जाते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को कम ट्रेन किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मशीनें कार्य करने लगी हैं और मशीनों में रोबोट हो गए, रोबोट के अलावा क्या है कि आप देखेंगे कंप्यूटर है, ये सारे लोग ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा कार्य में क्या है, त्रुटियां भी कम होती हैं। मशीन है, मशीन को जो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया वो उसी हिसाब से करते हैं, वो अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो इस आधार पर उनकी चीजें अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे उद्योगों, अब देखिए अगला पॉइंट, ऐसे उद्योगों को संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, जैसे अमेरिका में सिएटल, भारत में बेंगलुरु। अब देखिए, जो ऐसे स्थल हैं जहां पे उद्योगों का हम कह लें कि एक भारी मात्रा हो, जैसे लगभग हर चीज के वहां पे उद्योग पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है ना, उद्योग के संकेंद्रण कहते हैं या प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में आप देख सकते हैं सिएटल है, भारत में बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु में लगभग हर प्रकार की तमाम इंडस्ट्रियां वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, श्रमिकों का वह वर्ग जो निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं, उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों से कॉलर, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीला कलर यहाँ पूछा है, मैं आप लोगों को सारे कलर लिखवा दूंगा, जब सारी क्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को सारे कलर के नाम लिखवा दूंगा। श्रमिकों का वह वर्ग जो क्या है कि निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, जो भी लोग कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ बनाने में लगे हैं, इन सभी को हम लोग नीले कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला पॉइंट, सिलिकॉन घाटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक प्रौद्योगिकी नगर है जो फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों को प्रतिफल है, जहां औद्योगिकी युक्त पार्क विकास हुआ है। अब देखिए, ये क्या है, अमेरिका का सिलिकॉन घाटी एक प्रौद्योगिकी नगर है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे हम कह लें उद्योगों को एक जगह पे स्थापित किया गया, जिसे हम लोग फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों का प्रतिफल मानते हैं। और ये क्या है, औद्योगिकी युक्त पार्क का विकास हुआ है, यानी कि वहां पे हम लोग एक कह लें कि वहां पे विभिन्न उद्योगों के होने के कारण उसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में वहां के मतलब कि विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखो,
उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण मैंने आप लोगों से बताया था कि कई प्रकार से हम करते हैं, जिनमें आकार के आधार पे, तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े उद्योग। फिर कच्चे, ये हो गया, देखिए पहला हो गया, मैं आपको यहाँ से चेंज कर दूं, देखो जी, ये है आकार के आधार पे, आकार के आधार पे। फिर है आप देख रहे हैं कच्चे माल के आधार पे, फिर आप देख रहे हैं उत्पाद के आधार पे, फिर आप देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, अब देखो आकार के आधार पे अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के, कितने हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, तीन हो गए। लेकिन अगर हम कच्चे माल के आधार पे आ जाएं तो कच्चे माल के आधार पे आपको कितने मिलेंगे, पांच। कितने मिलेंगे, पांच। ये पांच कौन है, कृषि आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, ये आपके पांच हो गए। अब इनमें भी देखिए खनिज में दो प्रकार के आएंगे, खनिज में क्या आएंगे, दो प्रकार के। ये दो प्रकार के कौन है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, जिसमें धातु के गुण होंगे, जैसे लोहा, तांबा, लौह और अलौह में ये चेंज हो जाएंगे, और अधात्विक वो होंगे, सीमेंट, चीनी या चीनी मिट्टी के बर्तन वर्तन आ जाएंगे अधातु में। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो उत्पाद के आधार पे, उत्पादन के आधार पे अगर हम देखें तो आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग में क्या होते हैं, खान पान, वस्त्र या वाहन से संबंधित चीजें होती हैं। ठीक है, और स्वामित्व के आधार पे तीन प्रकार से बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं कि सबका अधिकार होता है, यानी ये सरकारी चीजें होती हैं, निजी में प्राइवेट चीजें होती हैं, संयुक्त में सरकारी और निजी दोनों के सहयोग से चलने वाले क्षेत्र होते हैं, जिनको चैप्टर में आप लोगों के डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, चैप्टर में सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई गई हैं, यहाँ पे बस आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो ये थे आपके चैप्टर के शॉर्ट रिवीजन। अब अगर हम बात करें कि प्रश्नों की, चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। ये आपके मोटिवेशनल लाइन है, चूंकि आज मैं चेंज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पुराने एक बार और देख लेते हैं। जब टूटने लगे हौसले तब, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि जुगनू को अगर रोशनी ही ढूंढनी पड़े तो फिर बात ही क्या है। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने स्माइली की तरफ। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना ये प्रश्न जो इस चैप्टर से होने वाले हैं। इस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्नों के दौर को। आप देख रहे हैं कि अध्याय 6 भूगोल की द्वितीयक क्रियाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एनसीईआरटी 12वीं बोर्ड के लिए हैं। ठीक है, 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न, आप, मैं यहाँ पे टिक लगाते जाऊंगा, आप लोग आंसर देखते जाइएगा, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, पहला है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो होता है उपयोग में लाया जाता है। कहवा, कोको, विभाग, चुकंदर। ये होता है कोको। क्या होता है भैया, कोको। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कच्चे माल का उत्पादन अन्य कौन करेगा, हाँ, तो जो होगा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो होता है वही करता है कच्चे माल का उत्पादन। ठीक है, तो ये होगा सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। याद रखिए, नहीं पूछा जा रहा है। तो इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, मछली पकड़ना। हाँ, ये देखिए मछली पकड़ना, मछली पकड़ना किसमें आता है, प्राथमिक में। तो सी इज द राइट आंसर। और ये सही कहाँ पे होगा, ये होगा मछली पकड़ना, यानी कि प्राथमिक क्रिया में जब आप रहेंगे तो वहां आपको ये बताया गया था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा उद्योग अवस्थापन का एक प्रमुख कारण नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, यानी है। नहीं है का मतलब क्या है, बहुत जरूरी है वो चीज। जब भी आपसे नहीं पूछा जाए इसका मतलब है। ठीक है ना, औद्योगिक अवस्थापन का कारण नहीं है। तो जब बाजार हो गया, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी को हम लोग ले लेंगे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा रोग अन्य सभी कौन सा उद्योग होगा, वो हो, रोग नहीं होगा, उद्योग होगा। कौन सा उद्योग, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। कौन सा ऐसा उद्योग है जो अन्य सभी को उद्योगों को आधार प्रदान करता है। रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, सभी, लोहा एवं इस्पात। हाँ, तो ये है लोहा एवं इस्पात, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पे सही होगा।
क्योंकि कोई भी आप और उद्योग देख लीजिए, उसमें लोहे और इस्पात का तो उपयोग करके ही वो बना होगा, ठीक है ना। विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण, जैसा कि आप लोग को पता है, किससे? द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में विनिर्माण, तृतीय में सेवा, चतुर्थ में उच्च अन्वेषण, ये सारी चीजें आती हैं। तो बी इज द राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन के, तो देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक। आर्सेनिक यहाँ पे जो है ये सही होगा, सी इज द राइट आंसर। स्वच्छंद उद्योग यानी स्वेच्छा से जो उद्योग हम कहीं भी खोल सकते हैं, उसका क्या विशेषता होती है? कुशलता होती है, निम्न निम्न होगा, निम्न पूंजी की अवधारणा, अधिक उत्पादन, कहीं भी होगा, कहीं बहुत गलत हुआ, कहीं भी स्थापना। तो यही डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, कहीं भी स्थापना, ठीक है ना, कहीं भी स्थापना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बकिंघम, बकिंघम कहाँ है? यूके, हाँ यूके में बकिंघम पैलेस है। किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बकिंघम एक जगह भी है। सूती वस्त्र, चीनी वस्त्र, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे लोहे व इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। सभी लोग अपने अपने जवाब देते रहिए और लास्ट में मैच कीजिएगा कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? स्वामित्व, देखिए उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत कहाँ होगा? मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी में क्या होगा? व्यक्तिगत होगा, यही पूंजीवादी आंसर होगा, व्यक्तिगत। और मिश्रित में क्या होते हैं? व्यक्तिगत भी होते हैं और सरकार का भी होता है। समाजवाद में सरकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कि ऐसी चीजें जिन पे सरकार का हक हो, जैसे पार्क हुआ, पार्क में सबके लिए पार्क होता है, सार्वजनिक होता है, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन किसी घर का गार्डन वो प्राइवेट होता है, वो किसी पूंजीवाद के लिए ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हीरा काटने, अगला प्रश्न है, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की, लघु मशीनों की, बड़ी मशीनों की, इनमें से कोई नहीं। देखिए हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी के क्या चाहिए? हमारे पास श्रमिक होने चाहिए, अच्छे श्रमिकों को वहां पे महत्व दी जाती है। जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को ठंडा करने में, गर्म करने में, साफ करने में, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे इनको किस लिए उपयोग में लिया जा रहा है? आप देखेंगे सबसे ज्यादा इनका उपयोग होता है किस रूप में? सबसे ज्यादा इनका उपयोग होता है ठंडा करने में, ठीक है ना, मशीनों को ठंडा करने में या चीजों को ठंडा करने में हम इनका उपयोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योगों को किस रूप में बांटा जाता है? आकार के आधार पे, हाँ बांटा जाता है। उत्पादन के आधार पे भी बांटा जाता है, कच्चे माल के भी, प्रकृति के, यानी कि डी इज द राइट आंसर, सभी के आधार पे बांटा जाता है। यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर लोहा इस्पात के लिए नहीं, सूती वस्त्र, हाँ सूती वस्त्र के लिए है, जूट नहीं है, कड़ी नहीं। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगला, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में, बड़े पैमाने के उद्योगों में, मशीनों से या हाथ द्वारा, किनके द्वारा इनका उत्पादन होता है? आप देखेंगे चीन में और भारत में लगभग छोटे के द्वारा ही इन सभी का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग एक बार लाइक कर दो प्लीज, सभी लोग एक बार लाइक कर दो। चलो जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? ये तो आप लोगों ने देख लिया है पहले ही, तो ये सी होगा, लौह औद्योगिक उद्योग ना। चलिए ये तो पहले ही आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सी इज द राइट आंसर। अगला, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण प्राथमिक कृषि से है, दूसरा विनिर्माण से है, तृतीय सेवा से है, चतुर्थ उच्च अन्वेषण से है। तो बी इज द राइट आंसर। ये दोनों हमको लग रहा है कि कराए हुए क्वेश्चन आ गए क्या, कोई बात नहीं। चलिए, स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता, ये सब पिछले आ रहे हैं क्या? हाँ देखो वही आ गया, कहीं भी स्थापन, ये तो अभी मैंने कराया था। ये तीनों प्रश्न हमको लग रहा है कि रिपीटेड हो गए, सॉरी बच्चों, रिपीटेड प्रश्न हो गए, कोई बात नहीं। जापान का डेलाइट
डेट्राइट होगा। डेट्राइट किसे कहते हैं? टोक्यो, नगोया, नाकासाकी, ओसाका, वहां के डेट्राइट किसे कहते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाने वाला, तो किसको कहते हैं आपको ये बताना। तो हम देखिए यहाँ पे देखेंगे नगोया, बी इज द राइट आंसर। जापान के हम लोग नगोया को वहां के डेट्राइट करते हैं। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? क्या है? चीन की बात कर रहा है, तो चीन में जो सबसे बड़ा केंद्र होगा यांग टीसी बेसिन, हांगहो घाटी, सांसी क्षेत्र या फुसुन क्षेत्र। तो यांग टीसी जो होगा ये होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा और पहले भी आप लोगों को क्लास में मिले हैं। ये रहे आज के आपके लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग प्रश्न, और ये दूसरे लॉन्ग प्रश्न आपके। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। और आज हम लोगों ने क्या देखा? रिवीजन, रिवीजन देखा, टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, डीपीपी देखा। डीपीपी क्या, वो तो 20 क्वेश्चन वैसे ही हो गए। फिर हमने शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग, डीपीपी सोल्यूशन लिख लीजिए। लास्ट क्लास आप लोग की 12 की कब गई थी पता है? 3 मई को गई थी, और 3 मई के ये रहे आंसर, पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का ए। 3 मई के ये 3 मई के हैं, ठीक है ना, 3 मई के क्वेश्चन हैं आपके, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। अगली क्लास जो होगी, देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? 2 चीजें, अध्याय 7, अध्याय 7 होगा, और 7वां अध्याय किस पे है? तृतीयक और चतुर्थ। तृतीयक और चतुर्थ की आए होंगी अगले चैप्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। लाइक आप लोग जरूर किया कीजिए, जब भी वीडियो देखिए एक बार लाइक जरूर बटन दबा दिया कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा क्लास आपको। अब आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, जो एकेडमिक क्लास है वो डेली बेस पे जाएगी, और इन सभी के पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां आपके सारे पीडीएफ पड़े हुए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल ये चीजें आपके लिए एकदम फ्री हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। रिवीजन जरूर कीजिए चीजों का, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। नमस्कार, शुभ रात्रि।